नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा संसद में जो सेंधमारी हुई। संसद में सेंधमारी और साथ ही साथ बेरोजगारी की बात 3 दिन पहले, और वो तस्वीरें सबके जहन में चस्पा हैं। अब परेशान करने वाली थी वो, जब देश, हम, आप और मैं 22 साल पहले जो संसद पर हमला हुआ था, हमारे 9 बहादुर शहीद हो गए थे, जान न्यौछावर कर दी थी। संसद जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी रक्षा में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जो हमला किया था, 5 आतंकी ढेर भी किए गए थे, बरसी मना रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने बहादुरों को। तो 2 लोग दर्शक दीर्घा से, विजिटर्स गैलरी से नीचे सदन में कूद पड़े और स्मोक कैनिस्टर्स या रंग बिरंगा वो बम, वो फोड़ दिया गया। तो सवाल उठे, और सवाल उठने लाजमी थे। नई संसद 85 दिन पहले ही तो शुरू हुई। अभेद किला होना चाहिए, लेकिन, और ये नौसिखिए हैं, ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए नहीं, या ट्रेंड आतंकवादी नहीं। वो घुस कैसे गए? अब इस पर तो राजनीति हो ही रही है। सरकार कह रही है नहीं, जांच शुरू कर दी गई है। जांच में क्या निकलता है यह भी पता लगेगा। 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकायदा UAPA उन पर लगा दी गई है। अब एक 7वां आरोपी भी हिरासत में लिया गया है। अब पिछले 3 दिनों में इस पूरे घटनाक्रम को हर कोई अपने अपने चश्मे से देख रहा है, अपनी अपनी व्याख्या कर रहा है। क्या ये आतंकवादी थे? क्या ये देश विरोधी ताकत थी? कोई बड़ी प्लान है क्या? या ये अराजक तत्व हैं? या भटके हुए नौजवान? यहां जो ये सातों हैं, इनका परिचय मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर से देना चाहूंगा। सागर शर्मा ई-रिक्शा चलाता है, मनोरंजन पेशे से इंजीनियर, ये दोनों विजिटर्स गैलरी में कूदे थे। अमोल शिंदे BA पास, फौज या पुलिस में, सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहता था। नीलम MA B.Ed है, नेट पास, बेरोजगार है। ललित झा सामाजिक कार्यकर्ता है। विक्की शर्मा ऑटो चलाता है। और अब 7वां आरोपी जो है, उसकी जानकारी है कि महेश कुमावत नाम है, और ये मजदूरी करता है। तो ये भटके हुए नौजवान थे, या ये बेरोजगारी से परेशान थे? जब संसद के अंदर और बाहर इन्हें पकड़ा गया, पुलिस वाले ले जा रहे थे, तो ये बेरोजगारी का, महंगाई का जिक्र भी कर रहे थे। मौजूदा जो सूरत हाल है देश की, कि युवाओं को मौके नहीं मिल रहे हैं, ये बात कहीं तब दब गई थी। और यहां मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, जो इन्होंने किया वो गैर कानूनी है। ये देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान है। हमारा संविधान, हमारा कानून प्रदर्शन करने की, धरना देने की पूरी इजाजत देता है, और उसका इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब बात आ गई है राजनीति पर। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता ही हैं, राहुल गांधी, उन्होंने इस घटना को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया कि सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी वजह से ये युवा ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। हरदीप पुरी कहते हैं कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, और एक बात साफ हो रही है कि ये जो आरोपी हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और विचारधारा की तो बात कर दी, और इस पर आगे मैं सवाल भी करूंगा, पर 2 जो शख्स, सागर शर्मा और मनोरंजन दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे थे, वो दर्शक बनकर किसकी इजाजत से आए? किसके मेहमान थे वो? प्रताप सिम्हा, बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं, वो सांसद हैं, उनके मेहमान थे।
इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि घटना अलग अलग प्रदेशों में इकट्ठा हुआ जो युवा है उसके मन की हताशा का परिणाम है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, वो कहते हैं देश के नौजवान की हालत खराब, इस वजह से ऐसी घटना हो रही है। तो क्या बेरोजगारी फिर से सेंटर स्टेज पर मुख्य धारा में आती दिख रही है क्या, या इसे आतंकवादी अराजक तत्वों की हरकत टूल किट का परिणाम ही उसके तौर पर ही देखा जाना चाहिए? यह अपने आप में अहम सवाल है। पर बेरोजगारी एक समस्या है, इस बात को हम इंकार नहीं कर सकते। सीएमआई का जो ताजा आंकड़ा है, दिसंबर में 8.8% बेरोजगारी दर है। यह पिछले महीने का देते हैं, दिसंबर में जो रिलीज किया है डेटा। और इसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा भी अगर मैं जोड़ दूं तो दरअसल जो सिनारियो है वो काफी भयावह सा दिखता है। 25 साल से कम उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं, और आप 20-21 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 22.8% 25 से 29 साल की उम्र के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हैं। इसी कड़ी में सीएसडीएस, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, लोक नीति और सीएसडीएस ने अगस्त में एक सर्वे किया था। उस सर्वे में क्या सामने आया? बेरोजगारी 36% लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी चिंता है, और महंगाई इसमें तीसरे नंबर पर 13% और गरीबी 16%। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप गरीब भी होंगे। ये आपस में जुड़ जाते हैं तार। और ये तब है जब सरकार बनी थी, पहली सरकार मई 2014 में, तो उसमें एक बड़ा वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का। मतलब अब तक 19 करोड़ हो जाना चाहिए, सीधा सीधा 9.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तो वो रोजगार मुहैया हो पाए हैं क्या? अगर हम केंद्र सरकार में ही देखें और सरकार का ही जवाब सदन के पटल पर, तो वो जवाब क्या था, तारीख समेत बता रहा हूं। राज्यसभा में 26 जुलाई को सरकार ने जवाब दिया कि 9,64,359 पद खाली हैं। 9,64,359 पद, कुल मिलाकर लगभग 40 लाख पद हैं केंद्र में। यह सिर्फ केंद्र की बात है, राज्यों की बात अलहदा है। उसे जोड़ लेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, क्या वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बनती जा रही है? युवा के पास काम नहीं होगा तो युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाने में योगदान सहयोग कैसे करेगी? इस कदमताल के बिना क्या हम जो सपने संजो रहे हैं और जिस अमृतकाल की हम बात करते हैं वो दरअसल अमृतकाल भी साबित होगा क्या? और ये 9,64,359 जो पद खाली हैं, ये तब हैं जबकि पिछले साल अक्टूबर से केंद्र सरकार ने रोजगार मेले लगाने भी शुरू किए। अब तक 11 ऐसे रोजगार मेले लग चुके हैं और 7 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इनको भी सरकार गाजे बाजे के साथ पेश करती है, पर ये 7 लाख तो वही हैं। 9,64,000 तो पद ही खाली पड़े हैं, अभी तो वो ही नहीं भरे गए। और हमने देखा है छोटी मोटी नौकरी के लिए भी कहां लाखों लाखों लोग कतार लगाए खड़े रहते हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोग, सरकार का आंकड़ा है, आवेदन दिए हैं सरकारी नौकरी के लिए। उनमें से लगी नौकरी 7,22,000 लोगों की ही, 22 करोड़ में से। और कहीं माली की नौकरी है, पियून की है, क्लार्क की है, वहां पर बीए, एमए, एमएड, पीएचडी, एमफिल, ये तमाम लोग भी कतार में इंजीनियर्स खड़े दिखाई देते हैं। तो क्या इस समस्या पर हम गंभीरता से कभी चर्चा करने को तैयार भी हैं क्या?
या राजनीति ही हावी रहेगी? और अब ये लड़ाई युवाओं पर आ गई है, 24 की लड़ाई। और बेरोजगारी को क्या विपक्ष केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष से भी पलटकर बहुत सारे सवाल होते हैं। वो ये कि उनके राज्यों में भी बेरोजगारी का आलम क्या है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश करूं, उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और हरदीप पुरी ने किस तरह से पलटवार किया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। ऐसे में आज का सीधा सवाल संसद में जो सेंधमारी हुई है उसी से जुड़ा है। संसद में सेंधमारी वजह बनी बेरोजगारी और 24 की लड़ाई युवाओं पर आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं, खास MSME पर ये गंभीर अध्ययन करते हैं और MSME पर जो छोटे और लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उन पर जबरदस्त मार पड़ी है और वहां बेरोजगारी का आलम ये ट्रैक करते हैं। और CSDS का मैंने जिक्र किया, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक तो हैं ही, सर्वेज भी कराते हैं, इनके सर्वे का मैंने जिक्र किया। संजय कुमार इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो बेरोजगारी से तंग आकर आजिज आकर संसद में सेंधमारी की। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेट, हरदीप पुरी कह रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। और ये जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, UAPA जिन पर लगा है, वो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए। हरदीप पुरी की बातों को सीरियसली कौन लेता है? आप सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं लेती हूं। हरदीप पुरी को अपने मंत्रालय के बारे में छोड़कर बाकी सब पर टिप्पणी करने का वक्त है और बाकी सब पर टिप्पणी करने का टाइम है। हरदीप पुरी से तो मेरा और इस सारे देश का एक सवाल है कि इस देश में कच्चे तेल के दाम कम हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों बिक रहा है? पहले वो बता दीजिए, बाकी जबानी जमा खर्च बाद में कीजिएगा। हरदीप पुरी जी के लिए मेरा ये वक्तव्य है, ओपनिंग वक्तव्य मान लीजिए या उनको उनका जवाब मान नहीं, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, मतलब आतंकवादी सोच, अराजकता, देश विरोध करना, और वही काम ये युवा भी करते दिखाई दिए 13 तारीख को संसद में। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या हरदीप पुरी जानते हैं हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है बेरोजगारी पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना और लोगों के लिए रोजगार मांगना। हमारी विचारधारा है महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना। हमारी विचारधारा है आर्थिक असमानता के खिलाफ बोलना। हमारी विचारधारा है जो 6% लोग CSDA के सर्वे में भ्रष्टाचार को एक बड़ा इशू मान रहे हैं, उनके साथ आवाज में आवाज मिलाना। हमारी विचारधारा ये। आप हमारी विचारधारा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनुसार तो बेरोजगारी समस्या ही नहीं है। आपके अनुसार तो पकौड़े तल लो। ये अलग बात है कि जो गैस का दाम है वो 1000 के आसपास है और तेल और आटा दोनों पर GST आपने लगा दी। छोड़िए उन बातों को, मैं कुछ तथ्यात्मक यहां पर चीजें रखना चाहती हूं जिससे कि समझ में आए। जो लोकसभा में हुआ वो गलत था। वो सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध, बहुत बड़ी चूक है। ये एक डिबेट है। इसका ट्रिगर क्या था इस पर्टिकुलर प्रकरण का? और वो ट्रिगर फ्रस्ट्रेशन है। पिछले 1.5 साल में 70 पेपर लीक हुए। अब इन 70 पेपर में कितने लोग अभ्यर्थी थे, कितने लोगों ने पैसा खर्च के फॉर्म खरीदा, जाकर इम्तिहान दिया, वो पेपर लीक 70 हो गए। लोग भागे भागे फिर उसमें राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा था। पेपर लीक को लेकर SIT के गठन का ऐलान भी कर दिया है नए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, वहां आपकी सरकार थी।
उस पर जवाब दूंगी, पहले अपनी बात खत्म करूंगी, आपकी राजस्थान वाली बात पर भी बोलूंगी। पहला मेरी बात है कि 70 पेपर लीक हुए पिछले 1.5 साल में। दूसरा वक्तव्य मैं यहां पर देना चाहती हूं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अगर 60% ये देश युवा है तो यहां पर बेरोजगारी एक टिकिंग बॉम्ब है, और अगर बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो अराजकता और अपराध और बढ़ेगा। ये सोशल कोरिलेशन कौन नहीं समझ पा रहा है इकोनॉमी का, ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये सरकार मुगालते में ये नहीं समझना चाहती। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते थे वो धीरे धीरे डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। अगर 8.8% टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ग्रेजुएट्स 25 साल से कम करीब 42% से ऊपर बेरोजगार हैं, तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका है। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जो इसको ना मानना चाहे उसकी अपनी अलग बात है। यहां पर आपने एक जिक्र किया कि सरकार ने रोजगार मेला लगाए। अरे वादा तो 2 करोड़ सालाना रोजगार का था, अभी तक तो 20 करोड़ बन जाने चाहिए थे, 4 महीने बचे हैं चुनाव को। 20 करोड़ रोजगार के बजाय झुंझुना बांटा जा रहा है 51,000 प्रशस्ति पत्र दे देकर, जब प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगाते हैं, जो काम पहले डाकिया करता था। मेरा अपना मानना है, और एमएसएमईज की आपने क्योंकि बात करती है, ये जॉब्स कहां से आएंगी? हमें ऑल्टरनेट बात करनी है, हमें सॉल्यूशंस देने। ये जॉब्स कहां से आएगी? क्या ये जॉब आसमान से गिरेगी? बिल्कुल नहीं। ये जॉब्स हमें ही बनानी है, हमारी सरकार को बनानी है, और एक सरकारी नौकरी पर 8 प्राइवेट जॉब बनती है। ये एक मोटा आंकड़ा कहा जाता है। अगर इतने पद खाली पड़े, पहले तो उनको भर दीजिए। दूसरा, जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं उन पर फोकस करिए। पिछले 2 साल 8 महीनों में 32,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। इसमें काम करने वालों का क्या हुआ? ये छोटे लघु मध्यम उद्योग क्यों बंद हो गए? इन सब बातों के बारे में चर्चा कहां हो रही है? इन सब बातों के बारे में जवाब कहां दिया जा रहा है? ये मैं जानना चाहती हूं। अगर देश और आपको मुद्दा बनाने के लिए संसद में सेंधमारी का इंतजार करना पड़ता है। चुनाव में सुप्रिया, आपको इसे मुद्दा बनाने के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए आपको लगता है संसद में सेंधमारी का सहारा लेना पड़ता है? ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत वक्तव्य है, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण भी मैं कहूंगी। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस इस देश की सुरक्षा के साथ इंतजार करेगी कि कल पहले खिलवाड़ हो और फिर हम करें, हम लगातार बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। मैं आशा करती हूं कि 2024 का चुनाव आते आते ये सरकार भी जग जाएगी और समझेगी कि बेरोजगारी हमारे देश की सबसे विकट समस्या है, क्योंकि हमारे यहां 60% लोग युवा हैं। अगर आप वो नहीं समझ सकते तो देश में वो हो रहा है जो बेरोजगारी के चलते होगा, उसका एक ट्रेलर अभी आपको दिखा है। अराजकता बढ़ेगी क्योंकि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, अगर वो खाली और खलियर घूमेंगे तो यही सारी चीजें होंगी। और इसके बारे में सजग रहना और इसके बारे में सोचना, मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है। महेश वर्मा, क्या आप मानेंगे कि युवा हताश है, खाली है, खलियर घूम रहा है? संदीप भाई, मुझे तो मतलब चलिए, जो घटना घटी वो तो शर्मनाक थी, लेकिन उससे भी बड़ी जो है ये शर्मनाक बयान मैं कहूँगा। सवाल यह है कि जो आज 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उस गिरफ्तारी के बाद जो साजिश सामने आई है, उस साजिश से क्या राहुल गांधी अनजान है? क्या साजिश सामने आई नीलम है? आज़ाद को छोड़ के क्या साजिश सामने आई है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल से लगातार ललित झा एंड अदर लोग जो है जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, और वो सारे लोग इस ताक में थे कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाए। प्लान ए और बी तैयार करके रखे हुए थे, और इसमें कौन आदमी था? हम और आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो इसका मतलब हम बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगारी का इस तरह से बात कह के अपराध और आतंकवादियों का बढ़ावा देने का ये जो बयान है, सवाल ये कि आपकी मानसिकता क्या है? आपकी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में राहुल गांधी का बयान, महेश वर्मा, एक मिनट, ये जब भी सरकार के खिलाफ कोई विरोध आता है तो आतंकवादी, खालिस्तानी, बड़ी साजिश, टूल किट, ये किसान आंदोलन में भी लगातार 378 दिन यही शब्द इस्तेमाल हुए थे। कहां से पैसा आ रहा है जी, ये इधर से हो रहा है, उधर हो रहा है, टूल किट बन रही है। क्या निकला? कितने लोग पकड़े गए? कहां गई वो टूल भाई? मैं आपको बहुत
नहीं नहीं, बहुत नहीं, ये अरे शक्ल मेरे हो गया भाई, है मैं क्या तो कह रहा सरकार हूं का? कि 7 में से एक की नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जिन 7 अपराधियों के पकड़ने के ऊपर बेरोजगारी को लेकर इतना बड़ा बयान आप दे डाले, आपने कहीं मैं सवाल पूछ रहा हूं, संसद कोई की बयान भूमिका नहीं को देता। तो आपने बाहर में जाके गौड़ कर ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट को भी आपने कहीं ना कहीं सवाले के घेरे में रखा। ये वही राहुल गांधी है। और आज उन 7 लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में इनको मालूम तो चल ही गया होगा ना। एक को छोड़ के, नीलम आजाद को छोड़ के तो सब ये रोजगार जो परखते हैं। 2 लड़के सबके पास थे, रोजगार था, कोई रिक्शा चला सागर रहा था, शर्मा, कोई ऑर्गेनिक अरे खेती सुनिए कर ना, रहा था, सागर कोई शर्मा और ये मनोरंजन डी जो है, ये किसके उसके father मेहमान ने थे? क्या कहा? ये किसके मेहमान थे? ये तो प्रताप सिम्हा के मेहमान थे ना, बीजेपी के सांसद हैं वो तो। हाँ, मेहमान नहीं। अरे साहब, अरे भाई, मेहमानी तो किसी विजिटर का भी मतलब हिंदी में मेहमान ऐसी होता है। जगह में जाने के लिए, हाँ चलो, मैं आपकी बात को मान लिया कि मेहमान थे, मेहमान के नाते उन्होंने अलाउ किया। लेकिन सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनको तो वो नहीं लिखा ना कि इनको ऐसे ही जाने दो, इनको बिना चेक किए जाने दो, या बिना इनको जाने परखे जाने दो। नहीं, या आपकी वहां बात जब ये मानो तो जाएंगे प्रताप तो सिम्हा ये ऐसे ऐसा लोगों करेंगे, से इनको संबंध रोकना रखे मत। हुए थे जो आतंकी हैं, अराजक हैं, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। क्या मतलब? अरे तो उन्होंने ही तो उनका नाम रेकमेंड किया। मैं कह रहा हूं प्रताप सिंह जी अपने नहीं, हजारों लोगों ने पत्र लिखा, और उन पत्रों के माध्यम से लोग दर्शक दीर्घा में जाते हैं, देख के आते हैं, और किसी ने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, तो बजाय कि आप उस सांसद के आचरण के ऊपर या उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करें, और आप इस अरे भाई, चीज को सांसद समझे को बगैर कि संसद से में बाहर इस का तरह की रास्ता घटना दिखा दिया घटी, गया। पार्लियामेंट्री और वहां प्रिविलेजेस पर- का बेजा इस्तेमाल करने के नाम पर महुआ मोइत्रा वो किस बात पर निकाली गई संसद से? अरे साहब, सांसद ने कोई पैसा लेकर किसी को दर्शक दीर्घा में भेजा है क्या? क्या बात कर रहे हैं संदीप भाई? अच्छा, पर जिन मतलब पर क्या यूएपीए उसको लगी दुबई हो, और पर लंदन खैर और हम US मुद्दे में से बैठे विषयांतर हुए- हो रहे हैं। महेश, सीधा नहीं, सवाल ये, बैठे हुए लोगों को बेरोजगारी नहीं, एक नहीं, समस्या है क्या? ये 8.8% बेरोजगारी दर है। 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपराध और आतंक पैदा करेंगे इस देश में? 11% जो है बेरोजगारी दर थी मनमोहन सिंह के सरकार में, 16% महंगाई दर थी मनमोहन सिंह के सरकार में। तो लोग यही आतंक पैदा करते थे। क्या मतलब बनता है इस तरह के बयान का? और राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे घटिया बयान की जो है, इस वक्त जब देश का संसद जो है कहीं किसी चीज के लिए शर्मसार हुआ है, वैसे में आपको राजनीति करने में और बेरोजगारी का बात उठा के उसके फादर तक ने नहीं कहा, मनोरंजन डी के, उसने कहा कि वो विवेकानंद को पढ़ता था, वो ऑर्गेनिक खेती करता था। आकाश, वो जो सागर शर्मा है, ई रिक्शा चलाता था। कौन आदमी उसमें बेरोजगार था? नीलम आजाद जो है वो एक्टिविस्ट थी। अच्छा, और ई किसकी रिक्शा एक्टिविस्ट चलाना, थी? आप पता कर मैं लीजिए। डिग्निटी ऑफ लेबर और की बात मानता उससे हूं जाहिर और उसका सम्मान करता हूं। पढ़ा लिखा युवक ई रिक्शा चला रहा है तो मतलब बेरोजगार नहीं है। अरे साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे और है ना, और आप एंकर हैं, तो ये आपकी डिग्निटी के बियॉन्ड हो गई ना। आप बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, एंकर हो गया। और इसके बेसिस पे आप राजनीति कीजिए, और फिर संसद को नहीं, संसद की सुरक्षा पर आप बवाल करिए। सुनो संदीप भाई, बुरहान बानी को किसने मतलब महिमा मंडित किया? आप मणिशंकर अय्यर से पूछिए, सवाल पूछिए। अब बुरहान वानी कहां से आ गए? ये तो 7 आरोपी मुसलमान नहीं है, वरना ये नैरेटिव ही पूरा बदल जाता। अभी इन्हीं में बुरहान वानी भी ले आए। अरे सुनिए, तो विषयांतर नहीं होगा। ना 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 ना, मैं यहाँ विषयांतर करने के लिए मेहमानों को न्योता नहीं देता हूं। मुजाहिदीन मनोज काका, अब युवक को सरकार सबको रोजगार तो दे नहीं सकती। जिसे रोजगार नहीं मिल रहा वो जाकर संसद में सेंधमारी करने लगेगा। आप उन्हें क्रांतिकारी बताएंगे, हताशा बताएंगे? ये युवा की हताशा है। ये ट्रिकी सवाल है अपने आप में। जी जी, एक गोरख पांडे की एक लाइन है कि राजा ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। जब आप भारतीय जनता पार्टी को आपने तमाम आंकड़े दिखाए, CMI के आंकड़े हैं कि इस समय जो बेरोजगारी का दर है ग्रामीण इलाके में वो 11.84% है,
और मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जो बात कहा वही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का दर है 15 से लेकर के 29 साल के नौजवानों में, वो कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी है, वो 33.9% है। और जो आपने सवाल खड़ा किया कि जो सरकार जिस विमर्श पे इस देश के सत्ता में आई, इस देश में सत्ता में आई कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री नेता नहीं बोला, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, और एक नहीं अनेकों सभाओं में बोला, अच्छे दिन कहा। तो आज 9 साल के बाद जब लोगों ने सवाल पूछे तो उसी सरकार ने सदन में कहा कि हम विगत 9 सालों में सिर्फ 7,21,000 रोजगार दे पाए, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा होगा। सवाल यह है कि जब आप रोजगार परक कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ देंगे, जब आप अपने रोटी कपड़ा मकान पर कोई सवाल पूछ देंगे, जब इनके धार्मिक उन्मादों की आप जय नहीं बोलेंगे तो इन्हें बहुत तेज मिर्ची लगती है। आपने देखा जो आतंकवादी के पास जारी किया, अगर वो युवा आतंकवादी हैं तो उनको पास जारी करने वाला तो प्रताप सिन्हा जी हैं, मैसूर के सांसद हैं, बीजेपी के हैं, सबसे बड़े आतंकी तो वो हुए। उनके पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो उनके पर कोई कार्रवाई करने के बजाय आप अपोजिशन के 14 सांसदों को सेंधमारी को बेरोजगारी से जोड़ना कितना जायज है? मेरा सवाल ये है, लिमिटेड सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हम उस तरीके को उनके सदन में घुसने को बिल्कुल असंवैधानिक मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं, लेकिन यह बहुत ज्वलंत सवाल है। इसी उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग हैं 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है, आप देख लीजिए एसआई का पेपर लीक हुआ 2017 के बाद। जो सरकार, जो योगी जी सदन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, 40,000 रोजगार नहीं दे पाए साहब। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की भर्ती, एक भर्ती नहीं हुई। 17 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें भी 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई। और इस देश में जो जीडीपी का सोर्स है, आप भी जानते हैं, सबसे बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर है, इसके बाद सर्विस है, इंडस्ट्री है, और तो सबसे जो बड़ा स्टेक होल्डर था जो एग्रीकल्चर था आप वही किसानों को ही मार रहे हैं। मनोज, जब सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इसको नकार सकते हैं क्या आप? सबसे तेजी से विकास दर पर आगे बढ़ रहा है भारत पूरी दुनिया में, क्या इससे इनकार कर सकते हैं? और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो रही है तो रोजगार तो मुहैया हो रहे होंगे। 49 करोड़ अगर जनधन खाते हो गए, मुद्रा लोन लोगों को दिए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की बड़ी बात होती है, उनको नजरअंदाज कर दें क्या? एक लाइन और है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। अभी यूएन का रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया है कि भारत में 74% लोग कुपोषण के शिकार हैं साहब, 74%, लगभग 100 करोड़ लोग। और ये देश हमारा भूखमरी में कहाँ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ है, 107वें पायदान पर। ये कोई समाजवादी पार्टी का तो आंकड़ा है नहीं, ये वैश्विक आंकड़ा है। सबसे ज्यादा भूख, आप ये एक तरफ ये भी कहते हो कि हम 80 करोड़ लोग को अगर हम दाने न दो तो भूखे मर जाएंगे, और दूसरी तरफ ये आप कहते हो कि हम एक वैश्विक स्तर पे हमारा बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसमें क्या हम शतुर्मुर्ग बन सकते हैं? ये वाजपेयी, देखिए बेरोजगारी समस्या है या नहीं है, ये तरह तरह से इसको आंकना होगा। अच्छा बताइए कैसे आंकना होगा? नंबर 1, बेरोजगारी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें। ये जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनका संदर्भ है कि सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट। ये बार बार कह रहे हैं 2 करोड़ नहीं दिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट, या 80 लाख खाली पड़े हैं वो नहीं भरे इन्होंने। तो ये वैसे मैं रोजगार की परिभाषा यहाँ पर दर्शकों को पहले वही क्लियर करते हैं। हाँ, पहले वो क्लियर कर दूं। किसे हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, वो सरकारी हो गैर सरकारी, अपना काम करने वाला हो, खुद मुख्तारी करता हो। एक हफ्ते में 1 घंटे भी अगर आप काम कर लें तो आप बेरोजगार नहीं है। अब बताइए। बस ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, चीजों को समझना भी पड़ेगा। अब हमने क्या किया, पहले 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज की डेट में ऑन रिकॉर्ड 147 फैक्ट्रीज है मोबाइल बनाने की, ये असेंबल करने की। पिछले 9.5 सालों में सरकार ने कितने रोजगार मुहैया किए, ये बताते क्यों नहीं? तो आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। आप फैक्ट्रियां बताने लगते हैं।
मैं ये साधन रोजगार के पैदा करने के 32,000 साधन। एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गई, अभी सुप्रिया बता रही थी। अरे उसके बाद हमने 350 लाख करोड़ रुपए इनको एमएसएमई कोरोना में दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ। आप उसको बना नहीं, इसीलिए कह रहे हैं हमें 2 मिनट बोलने दो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने 70 एयरपोर्ट थे पहले, अब 147 एयरपोर्ट हो गए, बगैर आदमियों के हो गए होंगे, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो गए। उसके बाद आइए 186 70 एयरपोर्ट हो गए। अभी कई चैनल कल खबर बड़े जोर शोर से चला रहे थे, और ये टूल किट है, कहां से फंडिंग हो अरे रही उसमें थी। अलग आएंगे, सुनो पहले ना, नहीं, सुनो नहीं, ना, नहीं, नहीं, कि ये सागर शर्मा कहां लखनऊ से बेंगलुरु की फ्लाइट ले रहा था। अरे आप अभी कह रहे हैं चप्पल वाला फ्लाइट बेरोजगारी की बात कर रहे थे। अच्छा। साधन में दिखा रहा था कि सरकार ने प्रयास क्या क्या किए। मैं सिर्फ प्रयास पे हूँ, आंकड़ों पे नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 37 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, वो सब ऑटोमेटिक रोबोट बनाता होगा, उसमें कोई आदमी की जरने की जरूरत नहीं होती होगी। आंकड़ा देने की जरूरत नहीं, मतलब आंकड़ा अलग है, मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मैं एक compare आंकड़ा कर रहा दे दूं ना, ये तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, नहीं, बहुत नहीं, चीजें गिनवा तो देंगे। compare तो इसी से सुन- होगा। सुनिए ना जी। सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 2015 में। उसने अब तक 1,37,00,000 लोगों की स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास। नौकरी इनमें से लगी 24 लाख की, ठीक है, 100 में से 18 लोगों कोई की। बात नहीं, तो क्या हुआ, प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाया, उसमें क्या दिक्कत है आपको? उसमें भी बता रहा था कि भाई सरकार आपने ने स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी, क्यों कौशल बनाया? विकास किया, तो 100% प्लेसमेंट होनी चाहिए थी। आपकी शिकायत आ गई। 18%। आपकी और विरोधियों की शिकायत क्या है? ए मिस्टर, आपने 100% रिजल्ट क्यों नहीं लाते? आपने 2 करोड़ का वादा किया, 2 करोड़ क्यों नहीं देते? आपने स्किल डेवलपमेंट क्यों खोला? ये कोई आर्ग्यूमेंट है? ये argument अरे भाई, नहीं है। हम ये कह रहे हैं सरकार प्रयास कर रही है। अच्छा। देखिए, जनता को, दर्शकों को समझने दीजिए, या तो निकम्मी सरकार आपका होगी, बिल्कुल निकम्मी है, वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि जनता मोहर लगा रही है बार बार, हमारी पॉलिसीज पे मोहर लगा रही है, हमारे काम करने के तरीके पे लगा रही है, और जनता ही, जनार्दन ही इससे पीड़ित होती है। अगर उनको इतनी पीड़ा होती तो वो ये क्यों मोहर लगाते बार बार? भाई तो ये भी पीड़ा मानना पड़ेगा। नहीं है, एक आप सेकंड ये अभी कह रह रहे गया, हैं। नहीं। लोक नीति CSDS जैसी संस्था एक बड़ा सर्वे करती है अगस्त में, और संजय, आपका सर्वे कहता है बेरोजगारी 36% लोगों की निगाह में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चिंता है। यहां AK वाजपेयी कह रहे हैं कहां है चिंता, हमारे पे मोहर लग रही है लगातार। नहीं, मोहर तो लग रही है। वाजपेयी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कई सरकारें, बीजेपी की सरकार राज्यों में जो थी वो चुन के आई है, चाहे वो असम की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, उत्तराखंड, ऐसे तमाम, गुजरात की सरकार, और अभी मध्य प्रदेश की सरकार भी दोबारा चुनी गई। लेकिन सरकारों का दोबारा चुने जाने का अर्थ ये नहीं है कि लोगों के पास समस्याएं नहीं है। जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं संदीप, वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत साफ दिखाते हैं कि अगर आप लोगों से ये पूछें कि सबसे बड़ी समस्या उनके जीवन में क्या है, वो बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, और दूसरे नंबर पे महंगाई आती है। तो सरकारों का दोबारा चुने जाना या सरकारों का हार जाने से ये जो हकीकत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कम से कम मैं तो नहीं इनकार करता। और इसके दूरगामी असरात भी होते हैं ना। जब हम विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं, जो हमारा युवा है, युवा शक्ति 35 साल से कम, हमारी 65% आबादी है, तो ये तो किसी की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये 24 के लिए लड़ाई खुल रही है, बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले बेसिक सवाल तो ये है ना संजय। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जिसको बार बार कहा जाता है ना, के शेप इकोनॉमी, के शेप रिकवरी, हो क्या रहा है कि एक तरफ जिन बातों का जिक्र वाजपेयी जी कर रहे थे कि इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने एम्स खुल गए, इतनी यूनिवर्सिटी बन गई और तमाम चीजें, लेकिन दूसरी ओर उन समस्याओं का भी जिक्र करना चाहिए कि मुझे लगता है अगर ग्रामीण परिवेश में देखें और शहरों में भी देखें, अर्बन पुअर जो है वो और गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो दिक्कत यह है, अमीरी और गरीबी की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये चिंता का विषय होना चाहिए। के शेप रिकवरी का जो आपने जिक्र किया, दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह हैं, वो एक बार नहीं कई बार बोले हैं कि 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे, और 21 करोड़ लोग तो सीधे सीधे गरीबी रेखा से नीचे हैं। किसान 27 रुपए विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। तो ये के शेप रिकवरी एक रियलिटी है उसमें कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, पर वो पर्कुलेट भी तो करना चाहिए ना नीचे तक। नहीं, बिल्कुल। आप संदीप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि, और फिर मैं वाजपेयी जी की बात को कहूंगा कि
ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हो रही है, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र किया जाता है, ये आमदनी किन लोगों की बढ़ रही है, बहुत टाइनी प्रोपोर्शन है। जब कहते हैं कि दूध को जब आप गर्म करें बाद में वो मलाई जमती है, वो बहुत ऊपर की परत है। मलाई कितनी बड़ी होती है, बहुत पतली परत होती है, और नीचे तो जो बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, मुझे लगता है उसके लिए चिंता है। उसके लिए चिंता है। छोटा ही तबका है, विकास की मलाई उसके हाथ आ रही है, बाकी के लिए परेशानी का सबब है। और खास इसमें हम बेरोजगारी पर ही अगर केंद्रित रहें तो। संदीप जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुद्दा गंभीर है और हमेशा मैं ये मानता हूं हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और उसमें आप फॉरगेट अबाउट बीजेपी, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने दो आंकड़े रख रहा हूं। अगर आप जो जॉब एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है 20 साल से लेकर 34 साल के बीच में, उसकी जनसंख्या प्रतिशत है 25.4 करोड़। अगर मैं 2020 का आंकड़ा लेके चलता हूं, मतलब 35.56 करोड़ लोग हैं इस दायरे में। इसका मतलब हिंदुस्तान की जो टोटल आबादी है, आप 14 साल से नीचे छोड़ दीजिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे आप जॉब करवा नहीं सकते, वो सेगमेंट आप छोड़ दीजिए। बुजुर्ग हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। अब रही बात कि क्या 140 करोड़ का देश 35 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है, सवाल सिंपल सा है। इसका मतलब यह है कि एक अगर आदमी को रोजगार मिलता है, या व्यापार करता है, या बिजनेस करता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है, तो एक आदमी के पीछे 4 आदमी हैं जिनका वो बोझा ले सकता है। जबकि एम्प्लॉयमेंट बाकी एज ग्रुप में भी है, अप टू 60-65 साल तक है। मैं सिर्फ कोर एरिया को और जो पीक एरिया उसको फोकस कर रहा हूं। तो अगर कोई ये कहे इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि हम सबको रोजगार दे देंगे, हो ही नहीं सकता। किसी के पास कोई प्लान नहीं, और पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। अब मुद्दा इस बात का है कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात कर रहे हैं, कि इन 35 करोड़ लोगों में से कितनों को हम रोजगार देंगे, कितनों को हम कैसे एंगेज करेंगे। मैं चाइना का एक आंकड़ा देख रहा था। मैं जस्ट कभी कभी हमें अपने बराबर के देशों से, या जिनको हम अलग ढंग से स्टडी करते हैं, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए होता है। चाइना में पॉलिसी क्या है एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारी तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं देखते, जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है या सोशलिस्ट कंट्री है, व्हाटएवर यू वांट टू से। वहां पे एम्प्लॉयमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अलावा पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सब्सिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट, और उसके अलावा एग्जिस्टिंग लोगों को यह कहा जाता है, जो आउटडेटेड जिनकी स्किल हो गई है, कि आप दोबारा रीस्किलिंग करिए। आपने पिछले 10 साल नौकरी करी, अब आपके स्किल की जरूरत नहीं है। हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स में जा रहे हैं। अब वो छेनी हथौड़े वाला काम नहीं चलेगा। आप जॉब क्विट करिए। उनके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, आप रीस्किलिंग करिए, और फिर जाके नई जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें काम करिए। फेयर पॉइंट। विजय एक छोटा सा इंटरप्शन। अब एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। आपने चाइनीज मॉडल का जिक्र किया, 2 बातें इसमें से उठा लेता हूं। जो ये रोजगार के भाई 100 दिन के लिए काम मिलता है ना मनरेगा में, मनरेगा के बजट लगातार घटाए जा रहे हैं। 26,000 करोड़ उसको कम कर दिया गया। 6-7 महीने में वो पूरा हो जाता है। 100 दिन का काम ही नहीं मिलता है 42 से 46 दिन। ये तो हम कर सकते हैं ना। और जहां आपने रीस्किलिंग की बात की, यहां रीस्किलिंग छोड़िए, स्किलिंग में 1,37,00,000 लोगों की स्किल डेवलपमेंट सरकार ने की, 24 लाख को ही नौकरी दे पाए। देखिए संदीप जी, इस मुद्दे पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आज मैं दोबारा दोहराने की, अगर मैं ये कहूं कि मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं। अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमने 1.5 करोड़ लोगों को स्किल किया, ये सिर्फ कागज पे हुआ है। अगर ये वास्तव में ईमानदारी से स्किलिंग हुआ, लेट अस डू ए ऑडिट। उनके ट्रेनर कौन थे, क्या स्किलिंग हुआ, कैसे हुआ। ये वही बात है कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया, 12वीं पास हो गई, ना अंग्रेजी पढ़ पा रहा है, ना हिंदी पढ़ पा रहा है, ना मैथमेटिक्स कर पा रहा है।
कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है इस देश में कि हम सर्टिफिकेट बांटने में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रीस्किलिंग मंत्रालय बना दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, सबको टारगेट दे दिए। तो टारगेट कैसे हुए? एक सेमिनार बुलाया, 300 लोगों को बैठाया, एक कंसल्टेंट को कहा लेक्चर दे दो, उसने लेक्चर दे दिया, जब बाहर निकले सबको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, यू ऑल आर स्किल्ड। ये होता था इस देश के अंदर स्किलिंग के तो नाम। मतलब ये कागजी कार्रवाई से काम, मैं समझ गया आपकी बात ए के वाजपेयी, कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा ना। नहीं, और सिर्फ आंकड़े तो दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं, कितने भी। संदीप जी, आंकड़े का सवाल नहीं, सवाल ये है, आपने बहुत अच्छी बात एक बताई कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए, हकीकत है। तो बगैर काम करे हो गए या बगैर एम्प्लॉयमेंट दिए हो गए, सड़कें बन रही है, हकीकत है। कौन हकीकत को डिनाई? ब्रिजेस बन रहे हैं, हकीकत है। देखिए, सरकार की नीयत, खाई भी बढ़ती जा रही है, अब वो दूसरा विषय है, खाई बढ़ रही है, वो दूसरा है। रिकवरी नहीं आपने शुरू किया आतंकवाद है कि नहीं है, और बेरोजगारी के डाटा पे पूरी डिबेट कर दी। आतंकवाद है, आतंकवादी हैं, बेरोजगार है, तो इसका मतलब आप सेंटेंस में घुस जाएंगे। और वो बम, क्या पता बम होता अगर ये क्या वाटर टेस्टिंग हुई है? ये क्या किया गया? ये रेकी की है? इन चीजों का पता नहीं चलना चाहिए क्या? इन्वेस्टिगेशन नहीं, डिमांड करे जा रहे हैं कि जी स्टेटमेंट दो। अरे कोई चीज़ रिकॉर्ड हाथ में आ जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आ जाए, बाकायदा स्टेटमेंट दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उनको, विरोधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों नहीं सस्पेंड करोगे अगर रूल बुक नहीं मानोगे? क्यों आप बेल में आके हंगामा करोगे? देखिए, सारी चीज़ों का आकलन का ही तो खेल है। हम करें, विपक्ष राजनीति करे, उसको बोलने का अधिकार है, उसको मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन कई मौकों पे उसको समझदारी से काम लेके सजेशन भी देनी पड़ेगी। कई बार, अब मैं यहाँ पर एक फिर थोड़ा सा पेचीदी सी एक बात कहूँगा। आप तो आरक्षण के समर्थक हैं, आपके नेता जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, मंडल कमीशन के पूर्ण समर्थक थे आप। बिल्कुल हैं। राजीव गोस्वामी, 1990 अगस्त की बात है, सबसे पहले आत्मदाह की बात हुई थी। यहाँ भी आत्मदाह की खबर आई है कि उनको फिर वो जेल नहीं मिला। गैर कानूनी है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। गैर कानूनी काम तो किया गया, कौन कह रहा है, पर मंडल कमीशन की बात सामने आई थी। आप इसको खाली गैर कानूनी करके छोड़ देंगे? ना अच्छा, ना ना ना। अच्छा, ये मैंने जैसे कहा, ये बड़ी गंभीर मामला है। 543 सांसद बैठे हुए हैं अंदर, उसमें कांग्रेस के भी हैं, एसपी के भी हैं, हमारे भी हैं, सबके। इसको गंभीर है, पर बेरोजगारी इतना गंभीर मामला नहीं है। पर विजय सरदाना, आखिरी कमेंट सुप्रिया, विजय सरदाना कह रहे हैं 35 करोड़ का आंकड़ा जो इन्होंने आंका है, वो कह रहे हैं ये असंभव है कि सबको नौकरी दे दी जाए। तो ये राजनीतिक सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है क्या? तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 35 करोड़ असंभव है तो 3.5 करोड़ को भी ना मिले, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अरे कहीं तो शुरुआत कीजिए। मैं फिर से एक एनालॉजी हमेशा बोलती हूँ और वो फिर से बोलूंगी। मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मानने को ही तैयार नहीं है कि पेट में दर्द है, तो वो इलाज कैसे करेगा? ये सरकार मुगालते में, सरकार के जो बाशिंदे वो मानते ही नहीं है कि बेरोजगारी एक समस्या है। बेरोजगारी हमारे समय की सबसे बड़ी विकट समस्या है और उसमें छौका लगाने का काम महंगाई और जो आर्थिक असमानता है वो कर रही है। और किसी भी समाज के लिए ये अराजकता की ओर, ये अशांति की ओर, ये अस्थिरता की ओर सजग रहने के लिए इशारा करती है। हम नहीं सीखना चाहते अगर इतिहास से और बाकी देशों से, तो ये हमारी मूर्खता होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी को किसी भी कीमत पे काबू में करना सरकार की नंबर 1 से नंबर 10 तक प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, जब चर्चा होगी उन तरीकों पर तो वो तरीके भी सामने आएंगे। लेकिन बेरोजगारी पर सरकार चर्चा ही करने को नहीं तैयार है, तो आप क्या यहाँ पे बात करें? तो प्राथमिकता होनी चाहिए सिर्फ सरकार नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी राजनीतिक जमात का, विपक्ष के भी शासित राज्य हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। युवा शक्ति कमज़ोर ना हो, युवा शक्ति कमज़ोर होगी तो देश भी कमज़ोर होगा।